तो हम लोग एसिम्प्टोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है अब तक जो पढ़े आज से? कोई कंफ्यूजन? यस मैम। हाँ बताइए। Ma'am, what is the asymptotes of the last question which we discussed in the last class, ma'am? Fourth question number, ma'am. Last, okay. Let me check. What was the question? Ma'am, question number 4, ma'am. Question number 4. Okay. This one, 4x cube minus 3x xy square y cube Yes. plus 2x Yes, ma'am. minus x. The asymptote of this curve is just wait. This one. Y minus x is equal to 0, y plus 2x is equal to 0, and y plus 2x plus 1 is equal to 0. Okay, ma'am. क्या आया है? I just find only M, ma'am, and after that I'm not finding the C, ma'am. That's why I'm asking. Okay. और कोई कंफ्यूजन किसी को? बताओ। मल ठीक है, सब क्वेश्चंस बन जाएंगे तो? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। आज हम लोग देखते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट क्या है, ठीक है? तो मुझे ये बता सकता है परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट भी होगा क्या? और अगर मैम पैरेलल एसिम्प्टोट तो मैम एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। अगर कोई कर्व के लिए देखे तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ही एक पैरेलल एसिम्प्टोट के जैसा बिहेव करेगा किसी कर्व के लिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें जैसे कि मैम एक एग्जांपल आप डिस्कस किए थे ना जिसमें एक्स एक्सिस के अराउंड पैरेलल हो जा रहा था, जब बोल रहे हाँ, थे। तो वो उस केस में हो रहा था, हर केस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। नो मैम। हर किसी का जो हर कर्व बनेगा, जैसे मान लो साइन एक्स, वैसा साइन एक्स कॉस एक्स की बात नहीं करें, कुछ ऐसा फंक्शन जो कर्व हो बट एलिप्स वगैरह हो, या फिर कुछ ऐसा टर्म जो उसमें आपका एसिम्प्टोट बन रहा है बट एग्जैक्टली वो कर्व एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं आ रहा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है, जैसे उसी केस में अगर हम लोग लें तो पैरेलल एसिम्प्टोट तो ये भी हो सकता है ना। अगर पहले तो पैरेलल एसिम्प्टोट है मतलब एक से ज्यादा एसिम्प्टोट है, ये वाला, ये जो आप एग्जांपल बोल रहे थे ना, ये अगर हम ले रहे हैं, मान लो एक्स एक्सिस यहाँ आए, ये एक्स इज इक्वल टू 3 का इक्वेशन हो, एक्स नहीं होगा, हाँ ये आपका हो सकता है ना, y इज इक्वल टू 3।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट, ये तो पैरेलल है, लेकिन एसिम्प्टोट पैरेलल एसिम्प्टोट की बात कर रहा है, पहले तो एसिम्प्टोट है देन पैरेलल की बात कर रहा है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज याद है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। Yes, ma'am. If a straight line cuts x-axis, then its y coordinate will be 0 and vice versa. जैसे देखिए, अगर हम क्वेश्चन में दें, जैसे मान लो कोई कर्व ले लेते हैं, कोई भी कर्व, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है सिंपल कर्व ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, करते करते मेरा हाथ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर 2x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक कर्व है। अब इस कर्व में हमें एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, तो पहला काम तो हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे इसका। तो हमारे पास मेथड है, पता है, फाई एन एम हम जब लेते हैं, सॉरी दिस इज वाई क्यूब, फाई एन एम लेते हैं, मतलब एन यहाँ 3 हो जाएगा, एम हमारा वैल्यू जो है तो एम टर्म ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू जो टर्म आपका हाईएस्ट है यहाँ पे हो जाएगा एम क्यूब, क्योंकि y को हम m कंसिडर करते हैं और x को 1, सो दिस टर्म प्लस 1, ये वैल्यू आ रहा है। और अगर यहाँ देखें पावर 3 यहाँ भी है, 2y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें x का वैल्यू ये रखा है, ये x का वैल्यू 1, यहाँ पे अगर याद नहीं हो तो लिख लो, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू m है, तो ये वैल्यूज हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसी में देखिए फाई n माइनस 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सारा क्यूब के फॉर्म में है, कहीं n माइनस 1 के टर्म में है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे फाई 2 अगर ले m, तो वो टर्म आपको क्या मिल जा रहा है, 0, मतलब इसका तो कोई इफिशिएंट है ही नहीं। सेकेंड जो डिग्री की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड डिग्री पे, उस पर तो कोई इफिशिएंट है ही नहीं, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमें मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करें, इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 0। अब यहाँ से हमें m का वैल्यू निकालना है, सो m का वैल्यू अगर हम निकालें, m एक इन दोनों में से मान लो कॉमन ले लो, एक मिनट 1m, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे m होगा मैम। दिस इज m, दिस इज आल्सो m, सो m अगर कॉमन ले लें तो क्या आ Ma'am, जाएगा? here the factor we can Plus- also find, ma'am, m square plus m square, middle term split, ma'am. We can do that. उससे बेटर ऑप्शन तो यहाँ पे m कॉमन ले लेना है ना, उसके बाद Yes. कर लो। Yes, ma'am. सो m स्क्वायर प्लस Plus 2m plus 1 equal to 0. प्लस 1, तो ये सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। अब अगर ये यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाए, गरम पेन देखो हमें पीना नहीं गरम पेन निकल का बेटी m का वैल्यू एक आपका क्या आ गया, 0। 0. दूसरा वैल्यू अगर इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 0. m square plus m plus 1. m प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा ये, Yes, ma'am. तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपका टर्म जो आएगा m का वैल्यू क्या हो गया, -1, मतलब m इज इक्वल टू -1, तो आ रहा है वो -1, एक बार होगा फिर भी -1 ही होगा, एंड एक वैल्यू जो मिला है वो 0। ये 3 वैल्यू ऑफ m मिल गया। बट यहाँ c का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो c इससे C for find करना पड़ेगा, ma'am. c यहाँ से Zero हो जाएगा। यहाँ तो 0 आ जा रहा है,
तो अगर हम ये चीज देखें तो देखो सी अगर हम पहला तो 0 हो जाएगा। यस मैम। अगर कैलकुलेट करना चाहें तो पहले टर्म हमारे पास मिलेगा, फॉर्मूला हमारे पास था 5 2 m बाय 5 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशियल जो है वो बाय 3 का मैम डिफरेंशियल 5-3 m। चलो ये जो होगा वो क्या आएगा, पहले तो न्यूमरेटर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0, ठीक है, यही होगा ना कि डिनोमिनेटर तो आपका 0 है नहीं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे Yes. तो I3 को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 3m² आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4m आएगा। तो ये तो डिफरेंशिएट होने पे आने वाला नहीं है, ये तो कुछ भी पर्टिकुलर नंबर आएगा। बट अगर m का वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे, जब m का वैल्यू 0 डालोगे तो आपका क्या आएगा, m का वैल्यू 0, तो डिफरेंशिएट आप इसको करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, बिकॉज इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है ना 5-3 में। इसको अगर हम निकालें 5-3 जो निकाल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 3m², इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 4m में m का वैल्यू रखोगे 0 तो ये टर्म 0, 4m। तो बट ये टर्म तो 1 आएगा, तो आपका 0/1 आएगा, मतलब 0/0 का फॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सॉल्व ऐसे नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते थे, जो सेकेंड टर्म यूज करते थे, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तब। लेकिन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा कब आएगा, जब देखो ये -1 वाला रखो। अब -1 वैल्यू पुट करके देखो तो इस डिफरेंशिएशन पे, ये डिफरेंशिएट करके हम लोग रख लेते हैं 3m² + 1 एंड आपका ये आया है 4m, ठीक है। यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 होगा और ये एक +4 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 0 होगा, बताइए तो। यस मैम। हो जाएगा ना, क्योंकि ये m जो है ये पॉजिटिव है, मतलब आपका ये पॉजिटिव वैल्यू है, बट यहाँ पे नेगेटिव आपका टर्म आ रहा है, तो ये नेगेटिव टर्म हो गया, मतलब -4 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा, तो ये 3 और 4 हो जाएगा, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू। अब जब ये 0/0 फर्स्ट के 0। फॉर m इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 आ जा रहा है, लेकिन फॉर m इज इक्वल टू आपने -1 रखा तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 0/0 आ रहा है। देखो ये 0/0। इसको इस पे m का वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया है ना, है ना, 0/0 आया है। 0/0 आएगा तो क्या करना पड़ता है आपको, नेक्स्ट फार्मूला मैम c² इस by फॉर्म का 2 इस्तेमाल करना है, factorial जो c² by 2 into 5 3 m। सो इस तरह से हम सॉल्व करके निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा जो एसिम्प्टोट होता है वो क्या होता है, अब नोट करो क्या क्या टर्म चाहिए हमारे पास, क्या क्या है और क्या रिलेशन चाहिए। हमारे पास जो एसिम्प्टोट आता है वो ये होता है, और एसिम्प्टोट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये है, ये जो है वो एसिम्प्टोट है। लेकिन एसिम्प्टोट में पैरेलल टर्म का कॉन्सेप्ट बोलता होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो याद है, वो यही एसिम्प्टोट का इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है वो पैरेलल कब होता था स्ट्रेट लाइन में, मुझे ये कोई बता सकता है। मैम m1 equal to m1 = m2 होगा, yes मैम। दोनों स्लोप्स अगर इक्वल हैं तभी हम बोल सकते हैं वो पैरेलल है। मतलब अगर आपको m का वैल्यू कहीं भी सेम दिख जाए देन आप बोल सकते हैं कि एसिम्प्टोट्स जो फॉर्म होगा वो पैरेलल होगा, जैसे कि ठीक है,
-1 सी का वैल्यू हमें कैसे मॉडिफाई करना है ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए सी पे डिपेंडेंट है क्या पैरेलल होना? नो मैम, एम पे डिपेंडेंट है। वो टोटली एम पे डिपेंडेंट है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आपका एम जो है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग पैरेलल एसिम्प्टोट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है कि आप पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करो, तो आप सिर्फ वो एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे जिसमें एम का वैल्यू सेम आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग सी का वैल्यू चेंज कर देना है। और आपको पता है, जैसे मान लो पैरेलल एसिम्प्टोट, अगर हम परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो उसमें आपके पास x प्लस, मान लो यहाँ 2x है, m का वैल्यू 2 है, सपोज 2x प्लस 3, ये एक इक्वेशन हमारे पास आया, मान लीजिए एसिम्प्टोट का ही है 2x प्लस 3। और इसी तरह आपका ये दूसरा टर्म आ रहा है 2x प्लस 4, सपोज ऐसा कुछ है, तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 4, या फिर 1 ही वैल्यू रख लो तो x प्लस 3 और x प्लस 4, तो x प्लस 3 क्या होगा, कहाँ लाइन बनेगा x प्लस 3 का? मैम 3x y इंटरसेप्ट 3 होगा मैम, और x इंटरसेप्ट 1 होगा। अगर 1 ले लें तो 1 मान लीजिए ये 1 है, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, सो x इज इक्वल टू -3 होगा। यस मैम। x इज इक्वल टू -3 मतलब आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये पैरेलल ऐसे लाइन जाएगा। x इज, अगर सपोज दूसरे वाले में 4 लिख दिया आपने, तो ये यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं। मैम तो ये तब होगा जब y का कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। हाँ, y का कोऑर्डिनेट, वही तो एसिम्प्टोट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, ये वैल्यू सिर्फ इसकी इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यही हमारी इक्वेशन है। तब एसिम्प्टोट का इक्वेशन सपोज ये आ जाए, तब की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे पैरेलल एसिम्प्टोट मिल सकते हैं, तो जो भी m का वैल्यू है वो डिसाइड करेगा एसिम्प्टोट्स पैरेलल है या नहीं। जहां m का वैल्यू सेम मिल जाए, मतलब समझ लीजिए वी आर गोइंग टू फाइंड ए पैरेलल। पैरेलल एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब एक काम करो, तो एक इक्वेशन में पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करके मुझे बताओ। तो अगर क्वेश्चन सपोज हमारे पास ये है y³ -5 xy² प्लस 8x²y। इतना लंबा चौड़ा टर्म से आपको तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको x और y का वैल्यू ही रिप्लेस करना है। -4x³ -3y² प्लस 9xy -6x², माइनस साइन है, -6x² प्लस 2y -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां जहां क्यूब है, देखो क्यूब वाला टर्म कहाँ तक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगा। ये क्यूबिक टर्म है, ये 4 स्क्वायर के टर्म में है, ये आपका यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर है, फिर आपका ये जो दोनों टर्म है वो x और y मतलब 1 वाला टर्म है, यहाँ तक, ये वाला पूरा नहीं है, सिर्फ इतना है। 5m मतलब आपको मिलेगा इसमें से 5 3m 5 2m और 5 1m। तीनों को 0 से इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, बस यही काम करते हैं।
देखो तो सिर्फ पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है, बाकी एसिम्प्टोट से मुझे मतलब नहीं, सिर्फ पैरेलल एसिम्प्टोट। m का वैल्यू क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है कितने पैरेलल एसिम्प्टोट बनेंगे। क्यूब है तो 3 ही एसिम्प्टोट बनेगा, ये भी श्योर है ना, ये पता है या नहीं? यस मैम। जितना भी पावर हाईएस्ट डिग्री जो होगी उतना ही एसिम्प्टोट फॉर्म हो सकता है। y का पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, देन 3 एसिम्प्टोट बनेंगे। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती तो 2 एसिम्प्टोट बनता। अब उन दोनों में से पैरेलल कौन सा है, 3 बनने वाला है तो 3 में से कौन सा पैरेलल होगा वो बताना है। फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है क्या, m का वैल्यू आने में दिक्कत हो रही है? हो गया मैम। हाँ, तो फैक्टराइजेशन ही एक प्रॉब्लम होती है ना m का वैल्यू फाइंड करना। कितना आ रहा है m का वैल्यू? 3 वैल्यूज है मैम, 2 4 8 -1। 2 4 है? यस मैम। 4 कैसे आ रहा है? चेक करिए तो एक बार फिर से, कुछ गड़बड़ नहीं है ना? Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। क्या हुआ, बोलो क्या बोल। Also, I'm getting a 3 values of m. Now the one value is the 1 and the 2 values of 2. One value is 1 and the rest of 2 values are 2. Okay, good. Am I audible, ma'am? Yes, that is right. You are audible, that is right. Find the value of c. Because without finding the value of c, you can't find the asymptotes. And we need to find asymptote. Question आपका यही था ना, find the parallel asymptotes. So you have to find the parallel asymptote. मैम प्लीज चेक योर व्हाट्सएप मैम। Okay. m कॉमन, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं मैम जैसे किए हैं। यहाँ पे ये टर्म आप छोड़ दे रहे हो ना, ये वाला
4 उसको लिए मैम, उसको उधर +4 के रूप नहीं, में। तो ऐसे नहीं कर सकते ना, +4 उधर करके फैक्टराइजेशन में वैसे नहीं कर सकते। देखो 1 मिनट, ये पोर्शन में हटा दूं, सिर्फ कोएफिशिएंट के। यहाँ पे हमारे पास है m³, ठीक है, ये है हमारे पास -5m²। इधर देखेंगे तो दिस टर्म इज +8y एंड दिस इज 4 इज इक्वल टू 0। ये टर्म है। अब इसे कैलकुलेट करना। मैम 8m। अच्छा, y नहीं रहेगा यार, राइट, 8 मैम। x और y वेरिएबल करते करते ये m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम चाहें तो इस टर्म से हम m² कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस टर्म से m² कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा m -1 यहाँ इसका टर्म हो जाएगा और ये 5 हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको और ब्रेक कर लो, 5m² है तो इसको m² के टर्म में अगर ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं m²। यहाँ पे इसको m² कर लें और एक जो है वो 4m² रिलीज कर दें, मतलब -4m² ऐसा कर लें इस 5m² को। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा m² इंटू m-1, 4m² है हमारे पास। सो 4m² में अगर हम -4m कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m और यहाँ पे 8m है प्लस, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस या फिर 4m। बताइए क्या होगा इस केस में, 4m माइनस इंटू m-1। अब अगर ये टर्म हमारे पास आ गया है तो यहाँ से ये 8m है हमारे पास, इसको भी ब्रेक कर सकते हो 4m में, ये भी ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +4m -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से m-1 सब में से कॉमन आ रहा है तो m-1 बाहर कर लो। इस टर्म में से देखिएगा आपके पास m² बचा रह रहा है, यहाँ से आपके पास -4m है और यहाँ से +4m है, +4m है, +4 है सिंपली। तो ये टर्म आपका m-1 से आ गया है, दैट इज m इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर देखें तो ये m+2 का होल स्क्वायर है, ये जो टर्म है। सो m+2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे m का जो वैल्यू है दैट इज m का वैल्यू आपका 2 नेगेटिव आ जा रहा है, 2 -2 -2। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये माइनस है ना, जस्ट एक इसमें माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो ये 2 और 2 ये आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे 2m का वैल्यू है, मतलब पैरेलल एसिम्प्टोट तो बनेगा, बट क्या है वो पैरेलल एसिम्प्टोट ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम वैल्यू ऑफ asymptote मैम 70y plus x minus 45 on मैम -1 C पर।
माइनस क्या आ रहा है बताओ, तुम एसिम्प्टोट बता रहे हो ना? Yes, ma'am. व्हाट इज एसिम्प्टोट? 45 70y plus x minus 45. 71 प्लस एक्स माइनस 45। बोलो, आवाज कर। 17, ma'am. 17। Yes, ma'am. ओके 17 y y plus x प्लस एक्स minus 45. माइनस 45, ये एसिम्प्टोट आ रहा है। एक एसिम्प्टोट ये है, चलो और बाकी पैरेलल एसिम्प्टोट, इसके पैरेलल और कौन सा एसिम्प्टोट होगा? क्योंकि पैरेलल एसिम्प्टोट चाहिए ना हमें, तो पैरेलल तो तभी होगा जब दो होगा, एक तो खुद के पैरेलल होगा नहीं। क्या होगा? एक ही एसिम्प्टोट No, पैरेलल का no, तो ma'am. कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। Excuse me, ma'am. बोलिए। Ma'am, the equation of asymptotes is y minus x equals to 0. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, मैम ये फैक्टराइज कैसे किए मैम, एक बार फिर से बताइए तो। इसको देखो, ब्रेक कर लो। And ब्रेक कर y रहे हैं। minus अच्छा एक मिनट रुक जाओ। माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट एसिम्प्टोट, ठीक है। और बाकी भी होगा ना। सी के वैल्यूज क्या आए हैं ये बताओ पहले, उससे पता चल जाएगा क्या है। ma'am, y minus 2x. y माइनस 2x। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, y माइनस 2x माइनस 2। Ma'am, when we are putting the value of m, yes, ma'am, equals to 0. y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आवाज रुक क्या रही है? कोमल बोलो, क्या बोल रहे हो जल्दी। ए एसिम्प्टोट तो आपका y माइनस एक्स से आया है, वो समझ आ रहा है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। Ma'am, I just send you on WhatsApp, ma'am. ओके, वो पैरेलल नहीं है, हमें सिर्फ पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो रैंक है ना, And the y minus y माइनस
विनायक आप ये फैक्टराइजेशन पूछ रहे थे ना, देखो तो यहाँ देखो। समझ गए मैम, रहने दीजिए। 8m को भी मैम 2 बार तोड़ दिए आप, 4m हाँ को। ब्रेक कर दिया, और इसलिए क्योंकि देखो ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है, तो हमें फैक्टराइज आराम से 4 8, और ये भी अगर हम ब्रेक कर लें 5 वाला 1 + m² के टर्म में, तो 4 4 4 का टर्म मिल जाएगा, तो फैक्टराइज हो जाएगा। मैम एक बार बता दीजिए ना, हम नहीं समझा। क्या ये फैक्टराइजेशन? यस मैम। देखो पहले हम m³ को m³ रहने दो, 5m² जो माइनस में है उसे लिखा जा सकता है 4m² -m²। बताओ इतना लिख सकते हैं 5m² को ब्रेक कर। यस मैम। 8m प्लस में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं +4m ब्रेक कर दिए। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ एक 4 टर्म है, बाकी सारे टर्म को तो हम ब्रेक कर सकते हैं। ये 4 है, ये 8 को 4 4 में ब्रेक कर दिए, और इस 5 को हम 4 और m² के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। यस यस मैम। 4 कर दिया = 0 इक्वेट कर दिया। अब इसमें से कॉमन लेके फैक्टराइज। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम वैल्यू ऑफ C22 का मैम एसिम्पटोट 0 आ रहा है मैम। एसिम्पटोट 0 आ रहा है किस केस में? 2 मैम। आ रहा है वैल्यू ऑफ C एसिम्पटोट 0 आ रहा है फाइनली, या C का वैल्यू 0 आ रहा है? मैम y = mx + c का वैल्यू। y = mx + c का वैल्यू 0 ओवरऑल आ रहा है, तो एसिम्पटोट देयर इज नो एसिम्पटोट। अगर ऐसा आ रहा है तो, अगर ऐसा आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे देयर इज नो एसिम्पटोट, पैरेलल एसिम्पटोट है ही नहीं, कोई एसिम्पटोट ही नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो, लेकिन C का वैल्यू 0 आ रहा है, सिर्फ C का वैल्यू 0 आ रहा है तो एसिम्पटोट होगा, लेकिन नो मैम, c का वैल्यू मैम -1 2 2। C का वैल्यू -1 और 2 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। C का वैल्यू 0 आ रहा है फर्स्ट केस में। M का वैल्यू आपका ये आया है, ये बताओ पहले। अरे M का वैल्यू ये आ गया है, m का वैल्यू मैम -1 2 2 आया है। -1 2 2 आया है, 1 नहीं आया है। यहाँ तो 1 आ रहा है, इसलिए गड़बड़ है, फैक्टराइजेशन में ही गड़बड़ है। Oh, 1 Excuse me, ma'am. बोलिए। Can you please check your WhatsApp, ma'am? I just send you on WhatsApp, ma'am. The value of C। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से निकाला है ना? हाँ ठीक है, पेज क्यों फाड़ दी गूगल? Yes, ma'am. Ma'am, by mistake हो गया ma'am. हाँ ठीक है, एसिम्पटोट सही है। So these three, all three are parallel or two of them are parallel? Ma'am, the next two is parallel, ma'am. चलो ठीक है, यहाँ तक m का वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मिल चुका है। अब मुझे बताओ, मैं बता देती हूँ। कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बता दूँ? यस मैम। चलो ठीक है, हमारे पास जो जो वैल्यूज है हम उसे देख लेते हैं। m का वैल्यू ध्यान में रखना, 2 2 रिपीटेड है, मतलब पैरेलल तो आएगा, श्योर है, और m 1 है। सो पहले हम लिख देते हैं जो हमारे पास m का वैल्यू आया था, दैट इज m = 1 2 and 2। सो 2 2 जो है वही रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और m का वैल्यू 2। मैम आफ्टर पुटिंग द टू वैल्यूज ऑफ m 2 and 2, what is the value of c मैम? You have to determine the value of C. Do you have the answer ma'am? That's why I'm asking. C value. The value of c. What you got? I'm getting ma'am.
Wait 1 minute. The value of C is 2 and 1. Okay मैम. चलो यहाँ से हमें C का वैल्यू निकालना है. सो हमें C का वैल्यू निकालने के लिए बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला. दिस इज फाई. डिग्री क्या थी? 3 थी, तो फाई 2 हो जाएगा. फाई 2 m M bar डिवाइडेड बाई फाई 3 I3 डैश ना. different डिफरेंशिएशन हमें चाहिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. दिस m. सो ये टर्म हमें मिला. अब मुझे ये बताइए फाई 2 डैश ये हमारे पास क्या था? एम्स बताइए क्या था? n-1 वाला 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर. बताओ क्या था? मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है अभी. मैम 3m स्क्वायर. 3m स्क्वायर माइनस -3m माइनस ऑलरेडी है ना यहाँ पे. 3m स्क्वायर. चलो आगे. प्लस 9m -6 प्लस 9m माइनस 6. ओके. प्लस 9m माइनस 6 ये हमारा वैल्यू है. और 5 डैश ये जो हमारे पास आया था उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें दैट इज 3m स्क्वायर -10M माइनस 10m. ओके गुड. +8 प्लस 8 माइनस 8 सिंपली यही होगा ना. yes ma'am. अब देखो इसमें m का वैल्यू पुट करना है. m का वैल्यू आपके पास ये आया है और ये आया है, तो हम m का वैल्यू पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है. तो हम ये वाला अगर नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है इस केस में पैरेलल नहीं आएगा. 1 वाला वैल्यू रखेंगे तो हमें पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ पैरेलल निकालना है. तो इसको हम नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है. no ma'am. 2 फिर देखते हैं क्या आता है. ठीक है ना. तो अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिए C इज इक्वल टू व्हेन m इज इक्वल टू 2. हम यही रख के चेक करते हैं. हम पैरेलल ही चाहिए इसलिए हम वो वाला पोर्शन नहीं रख रहे हैं. जब ये 2 रखेंगे तो दिस इज -3. 2 का पावर 4 मतलब आपका ये हो जाएगा दिस इनटू m स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा ये. प्लस साइन 4 इंटू 2 मतलब 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर. सो 3m स्क्वायर हम आपका वही हो जाएगा 3 है m स्क्वायर है 4 4 हो जाएगा यही पॉजिटिव के साथ. यहाँ चेक करें माइनस 20 हो जाएगा yes ma'am. प्लस 8 हो जाएगा. +8 देखो क्या आ रहा है. अच्छा 9m था ना. 1 मिनट यहाँ पे 8 कैसे रखे? 4 ये 9 था ना. सॉरी दिस वाज 9. yes ma'am. 18 हो जाएगा ना. यस मैम. 2m है ये 18 है. चलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है. बताइए इतना टाइम लगेगा? ये टर्म हमें 0/0 के फॉर्म में मिल रहा है. यस मैम. अब देखो ये 0/0 आ गया मतलब हम इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते. बस इसे हटाओ फिर. जस्ट जब इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन आने ही नहीं वाला. 1 मिनट. तो जस्ट इसको रिमूव करिए. अब इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? C स्क्वायर 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते. नेक्स्ट है हमारे पास इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन. तो इसका yes ma'am. अगर हम दोबारा से करें देन आपके पास क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करके हम लिख देते हैं. क्या होगा? स्क्वायर है हमारे पास तो 6m हो जाएगा. -6m मैम. 3m ओके. माइनस था
नो नो ये मैम सही सही वाला सही term 6m था ना, माइनस 10 No, होगा ma'am. मैम। ये पॉजिटिव है तो 6m हो गया, ठीक है 6m। अब इसके केस में ये आ जाओ 10 तो -10 हो जाएगा बिकॉज m हमारा डिफरेंशिएट हो गया खत्म, तो ये बचा ये पोर्शन सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दिस इज सी, इस टर्म का डिफरेंशिएशन ना, अभी Yes, ma'am. करोगे तो क्या आएगा, -6m + 9। -6m + 9 1 भी है उसमें, चेक यस मैम 2m - 1। 2m - 1 यस मैम 2m - 2 ना 2m - 2 1 मैम। 1 है, 2x भी तो है इक्वेशन में, तो मैम x के जगह 1 रखेंगे तो मैम 2m तो 2 -2 + 1 तो -1 ही ना होगा मैम। -2 + 1 है, यस मैम 2y - 2x + 1 = 0 है लास्ट का मैम। 1 क्यों रखेंगे हम, 1 नहीं रखते हैं ना। यस मैम सिर्फ पावर जिसका है ना 3 पावर है 30, पावर 2 है 2 डिग्री, पावर 1 है 1 डिग्री, 1 का पावर कुछ भी नहीं है, 1 में x को y का कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा 2m - 2 ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग वो नहीं ले रहे हैं, 1 का अगर पावर है ना तो वो नहीं है। अब इतना टर्म दैट इज इक्वल टू 0, आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए c², 2 टर्म है मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टर्म Ma'am 2m - 2 होगा ना? माइनस था, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6m है प्लस, यहाँ 6m है माइनस, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये c² है, यहाँ 2m है, यहाँ 2 है। अब देखिए क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, c² के कोएफिशिएंट ये हो गए, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में डिवीजन में है तो ये 2 का क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करना होगा हमें, Yes, ma'am. से इक्वेट करना होगा 0 से, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा देखिए तो, c², 6m है हमारे पास -10, चलो लिख ही लो पहले, 6m -10 -10 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, 2c -6m +1, फिर आपका ये +2 टाइम 2m 2m - 2. माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 0. में से हम हटा चुके हैं, 0 कर देंगे इक्वेट करके, तो अब इसको ब्रेक कर लो, c² का ये टर्म है mm - 2, m + 1 पे आपका 2c था, सो +2cm, देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, c = 1 and c तो यहाँ = से हम 2 लेके कॉमन भी करके हटा सकते थे, क्या बोलिए, c² 2 मैम इक्वेशन पूछ रहे की वैल्यू मैम, इक्वेशन c² - 3c + 2 = 0। ठीक है, क्या आ रहा है, c² -3c + 2 = 0। इसको सॉल्व करके देखो आप लोग, सिर्फ इसको ब्रेक करना है, सारा c² और c का टर्म जो आएगा उसको कैंसिल कर देना, ये टर्म आ जा रहा है। जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो इसमें तो क्यूबिक और उतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी नहीं है, तो आप इसको सिंपली c²
-2c -c +2, इस पे ब्रेक कर लो 1 2 वैल्यू तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और 2 1 और 2, दैट मीन्स c -2 एक हो जाएगा हमारे पास और एक c -1 हो जाएगा, c + c -1। जब c -1 और c -2 आ गया दैट मीन्स c का वैल्यू हमें मिल गया 1 and 2. 2। जब 1 और 2 वैल्यू मिल गया है, यही 1 और 2 आप वैल्यू पुट करेंगे इस m वाले पे, तो जो मिलेगा वही एसिम्प्टोट है। मतलब इनसे y के वैल्यू पे पुट करो, y = mx + c। तो मैम 1 1 का वैल्यू तो सेम आएगा ना, तो एसिम्पटोट पैरेलल होगा। हाँ, दोनों केस में पैरेलल हो जाएगा। c के वैल्यू पे एसिम्प्टोट डिपेंड नहीं करता। पैरेललिटी जो पैरेलल प्रॉपर्टी जो है वो m के वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो c का दोनों वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, m का वैल्यू तो एक ही है ना। तो m Yes, अगर सेम है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो फिर आपका टर्म वही आने वाला है। अब यहाँ पे ये जो लिखोगे दैट इज y = m का वैल्यू 2 डाल दो, सो 2x। c का वैल्यू आपने एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला, 1 डालोगे तो 2x + 1 ये एसिम्प्टोट आएगा, और दूसरे केस में आपका 2x y = 2x + 2 ये एसिम्प्टोट आ गया। अब इसी को y के इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, y - 2x प्लस -1 = 0। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। और इसी तरह y - 2x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल एसिम्प्टोट है। मैंने फर्स्ट वाला एसिम्प्टोट को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ इस पोर्शन को किया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने कहा गया था। तो पैरेलल एसिम्प्टोट ये दोनों होंगे जो उस कर्व के मतलब कर्व का एसिम्प्टोट ये दोनों होने वाला है, और ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना, तो आपको ये वाला एसिम्प्टोट है, ये भी आप बता सकते हैं कि ये भी एक एसिम्प्टोट है, बट दीज टू आर पैरेलल। ठीक है, Give some questions, ma'am, related to this. हाँ ये सब क्वेश्चन। Please. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम वो वाला जो मैम फॉर्मूला है ना C2 = 2 6 and c² ये वाला, -10। yes सॉरी, yes अच्छा अब वो मैं आपको भेज दूंगी ना, PDF मिल जाएगा। ऐसे फॉर्मूला आपका ये है, देख लो एक बार। yes ma'am। इसका जनरल फॉर्म है, याद रख सकते हो आप लोग। ये वाला मैंने बताया था, c² है by 2 फैक्टोरियल, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, c का पावर 1 फैक्टोरियल, फर्स्ट डेरिवेटिव, c का पावर 0 फैक्टोरियल, देन 0 derivative. 0 डेरिवेटिव, मतलब हमें डिग्री 1 ले लेना है। फिर Sir, actually it is a pattern of reducing power and as well as the derivatives also. हाँ दैट इज राइट। अब एक चीज इसमें ये भी हो सकता है, अगर मान लो इस फंक्शन से भी क्वेश्चन ना मिले, वैसे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आप लोगों को, बट अगर इस क्वेश्चन से, इस फंक्शन से रिड्यूस ना हो, मान लो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर वैसे केस में c का फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, c ही 0 हो जाए, c का कोएफिशिएंट ही 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है। उस केस में क्या करते हैं, इसी को हम लोग और इनहेंस कर सकते हैं, मतलब c⁻³ हो जाएगा बाई 3 फैक्टोरियल, ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में आपका ये टर्म यहाँ आ जाएगा, यही चीज आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जनरली यही तक पूछते हैं, बट वो भी हो सकता है। बट मैम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। होने के लिए क्या होगा ना कि आपको पावर, m का पावर भी बहुत ज्यादा इनहेंस होगा, m का पावर 4 जाएगा तब वो हो सकता है, लेकिन m का पावर 4 जाएगा फिर उसको सॉल्व करना वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बस इसलिए मान के चलो एक रूट तक ही बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। हाँ कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बताओ। पूछ नहीं मैम, बोल रहे थे मैम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में।
तरह का यस मैम। पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा पावर वाले नहीं पूछने के चांसेस बहुत कम है। मतलब This here also, ma'am, there is a question from asymptote. there is also a question from asymptote, this kind of question. No, ma'am, I am not solved that question, but there is a question from asymptote, ma'am. Okay. Let me solve that. ठीक है, फिर ये हम बना सकते हैं पैरेलल। अच्छा, परपेंडिकुलर एसिम्पटोट भी हो सकते हैं क्या? I mean, if the product of two slope is -1, then we can say that both the asymptotes are perpendicular. But directly we will not get to know, ma'am, whether the asymptotes are perpendicular or not, ma'am. Theoretically ये पॉसिबल है या नहीं, मुझे ये बस समझना है। Is it possible or not? Is it possible to find asymptote that is perpendicular? मुस्कान बताइए जरा। पॉसिबल तो है मैम। है, कैसे पॉसिबल है बताओ जरा। परपेंडिकुलर एसिम्पटोट। अच्छा, एसिम्पटोट अगर परपेंडिकुलर होगा तो किसके परपेंडिकुलर होगा? कर्व के परपेंडिकुलर होगा या किसी और एसिम्पटोट के परपेंडिकुलर होगा? जस्ट किसी और। मैंने मैम किसी दूसरे एसिम्पटोट के परपेंडिकुलर होगा। यस मैम। कभी भी कोई भी चीज याद रखिए ना, तो ग्राफ से फिगर, उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जरूर देखिए। अगर ये एसिम्पटोट है, एक्स एक्सिस हमारा, इसके पैरेलल दूसरा एसिम्पटोट अगर हम बात करें तो हो सकता है ऐसा, चलो एक पैरेलल एसिम्पटोट ऐसा ही हो। इन्फिनिटी पे अगर इस पॉइंट पे मीट करेगा तो ये भी होगा। इस लाइन के और इस कर्व के परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा टर्म हुआ ना। परपेंडिकुलर मींस देयर मस्ट बी 90 डिग्री एंगल। यस मैम। और अगर ये परपेंडिकुलर ऐसा है तो क्या ये एसिम्पटोट फाइंड आउट करने का इसका पॉसिबिलिटी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर इस ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो है पॉसिबल? बताओ। नो मैम, हियर मैम द ग्राफ इज ऑन एक्स प्लेन मैम। तो इस केस में तो नहीं होगा, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केसेस में बोल रहा है तो। अच्छा, एक देखिए तो जरा। अच्छा, पहले इतना बताओ, ये होगा पैरेलल या परपेंडिकुलर? मुझे ये बताओ पहले, परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं? अगर किसी एक एक्सिस, यहाँ पे दिमाग रखिए, एक चीज समझ लीजिए, अगर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई भी एसिम्पटोट, तो उसके परपेंडिकुलर कोई एसिम्पटोट आपको नहीं मिलने वाला। ये तो क्लियर है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एसिम्पटोट है, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल अगर देखना चाह रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर एसिम्पटोट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर है? अब देखो, इसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं, हम नोट करके लिख लो एक पॉइंट आप। एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, वहां से शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। एसिम्पटोट्स दैट इज एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एसिम्पटोट Yes, ma'am. पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसमें ये कर लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिर्फ वाई एक्सिस के हम पैरेलल देख, एसिम्पटोट ले रहे हैं दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नोट कर लो, ये भी बस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ही लाइन का पॉइंट है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो, एसिम्पटोट कैलकुलेट पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन जो वर्किंग रूल है वो क्या बताता है? नंबर 1 लिखो, इक्वेट जीरो of coefficient, equate zero of coefficient of higher powers of y, of higher powers of y in the given curve. Equate zero of coefficient of higher power of y
इन द कर्व, मतलब कर्व में y का सॉरी हायर नहीं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन कर्व। अब अगर क्वेश्चन में पैरेलल टू y एक्सिस पूछ दे तो आपको क्या करना है, y का जो हाईएस्ट पावर है, सपोज फर्स्ट वाले क्वेश्चन में y3 था, इसके कोएफिशिएंट को 0 बनाना है, उसको इक्वेट करना है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है, इफ द कोएफिशिएंट is constant, और स्लैश देके लिख दीजिए रियल नंबर, if the coefficient is constant or real number, then there is no parallel asymptote to y-axis. Then there is no parallel asymptote to the y-axis. Then there is no parallel asymptote to the y-axis. ठीक है, हम लोग इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। एग्जैक्टली यही चीज कर लीजिए, हमें निकालना एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस केस में फिर वही चीज लिखना है आपको जो स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखे थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स हो जाएगा। इक्वेट 0 of coefficient of highest power of x, equate 0 of coefficient of highest power of x in the given curve, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट वही चीज है आपका, इफ द कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट और रियल नंबर, if the coefficient is constant or real number, then there is no parallel asymptote to y-axis. Then there is x-axis में, हाँ सॉरी x-axis. Then there is no parallel asymptote to x-axis. ठीक है, अब देखो इस चीज को हम लोग करके देखते हैं सॉल्यूशन में। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे मान लो a स्क्वायर y x स्क्वायर, सपोज दिस इज द वैल्यू, माइनस b स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये किस चीज का इक्वेशन है, कोई बता सकता है? इलिप्स मैम। चलो ये हमें सॉल्व करना है। अब हम इसे ऐसे इस फॉर्म में तो सॉल्व कर नहीं सकते, कर्व के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसी चीज को लिखा जा सकता है ऐसे, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बट ऐसे में तो हमें सॉल्व करना नहीं है, तो इसको हमें इधर लाना पड़ेगा।
So this is a square y square minus b square x square minus x square y square. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते हैं, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस. चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हम निकालेंगे तो y के कोएफिशिएंट को हमें लेना है 0 से इक्वेट करना. चलो पैरेलल टू y ले रहे हैं. अगर y के केस में बात कर रहे हैं, y एक्सिस पैरेलल भी है, फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ पैरेलल साइन पैरेलल टू y एक्सिस. अब हमें क्या करना है, y का स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है, बाकी पावर्स हमें नहीं पता, हालांकि यहाँ पे 2 पावर है, दोनों हाईएस्ट ही है, तो एक केस में ये आ रहा है, एक केस में ये आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0. यही इक्वेट करना था आपको. यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मिल जाएगा. अब यहाँ से अगर हम देखें तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो अंडर रूट करना होगा. So this is equal to plus minus a. So x is equal to plus minus a जो होगा वो हमें देगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस. अब इसको जरा ग्राफ में देखिए, x एक्सिस हमारा ये है, x प्लस a और x माइनस a पैरेलल टू y एक्सिस की बात कर रहा है ना. यस मैम. x प्लस एक a हमारा मैम प्लस वाले हिस्से में रहेगा, एक माइनस वाले में. मतलब ये आ गया. यस मैम. ये पैरेलल एसिम्प्टोट हमें मिल गया. ठीक है. अब इसी तरह अगर y एक्सिस के केस में निकालें तो क्या आ रहा है बताओ तो जरा. ये तो y निकल गया ना मैम, x का निकाल. अच्छा x एक्सिस के पैरेलल निकालो. x एक्सिस के पैरेलल क्या एसिम्प्टोट आ रहा है? हमें x का कोएफिशिएंट लेना है हाईएस्ट वाला x स्क्वायर का. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए क्या हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अच्छा माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर. यस मैम. माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ से माइनस आ जा रहा है वही बात है. तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस कॉमन ले सकते हैं मैम. कॉमन ले सकते हैं, फिर भी एक टर्म तो नेगेटिव आ ही जाएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम करें तो दिस इज माइनस बी स्क्वायर. यस मैम. और अगर हम ये देखें तो देखो यहाँ पे अंडर रूट कर रहे हैं, दैट इज माइनस साइन के साथ अंडर रूट. इस टर्म इमेजिनरी कहते हैं इमेजिनरी. सो आपको जो नंबर मिल रहा है दैट इज आई. यस मैम. आई रूट आई बी. यस मैम. ठीक है, प्लस माइनस जो भी यस मैम. यस. तो है, तो प्लस में माइनस आएगा ही, प्लस माइनस आई भी मिल गया. अब देखो ये जो टर्म है वो इमेजिनरी, और मैंने क्या कहा था, अगर इमेजिनरी केस अराइज हो जाए इन दैट केस नो एसिम्प्टोट. इमेजिनरी एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, मतलब अगर एसिम्प्टोट इमेजिनरी दिखा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन दैट केस देयर इज नो एसिम्प्टोट. तो आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा. सो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, मतलब मैम वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कभी भी इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा कर्व को. ऐसा इस केस में नहीं करेगा, और बाकी केस और अगर y का मैम निकाल रहे हैं तो y एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग वो इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट कर देगा. ये करेगा, मतलब ये एसिम्प्टोट हमें मिल रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तो वो मिलेगा,
लेकिन बाकी केसेस में नहीं। और भी केसेस में हो सकता है। क्वेश्चन दूसरा बना के देखो तो इसका आंसर समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आंसर लिख लिए ना। दिस इज द पैरेलल एसिम्प्टोट जो है एक्स एक्सिस के वो ये मिल गया एंड वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लिख देना है स्टेटमेंट में, यहाँ पे लिख दीजिएगा नो एसिम्प्टोट। इसका मतलब मैथमेटिकली ये प्रूफ हुआ है ना, आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा नो एसिम्प्टोट। Here value of y is imaginary. तो यहाँ पे लिखना होगा नो एसिम्प्टोट, देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। X axis. ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। चलो बस लास्ट हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नोट इट, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर and this is equal to x cube plus y cube। चलो कैलकुलेट करो जरा, देखो आंसर क्या आता है। दोनों के पैरेलल निकालना है ना मैम। एक्स एंड वाई दोनों के पैरेलल ही निकालना है। मैम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल आया y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, एक्स के अलॉन्ग दोनों वही आएगा, बताइए। और कोई है जिनका सॉल्व हुआ है बताओ, ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैम y के लिए भी वही x y एक्सिस के पैरेलल भी वही आ रहा है। चलो x ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस। -1 आया है y से इक्वल टू। ठीक है प्लस माइनस। देखो एक चीज, ये भी जब डाउट बीच में तो ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। मान लो कोई कर्व ऐसा हो, एक बार ध्यान दे, कुछ कर्व ऐसा हो सकता है ना, एक मिनट, ये जो कर्व है कुछ ऐसा हो सकता है। मान लीजिए ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखो ये जो एसिम्प्टोट फॉर्म करेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल होगा, समझ रहे हैं। यहाँ एक्स एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्प्टोट फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे मीट कर सकता है, और इधर से ये जो कर्व जा रहा है ये भी मीट कर सकता है, समझे। तो एक कर्व के लिए ऐसा हो सकता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाए, ठीक है। कर्व अगर ऐसा होगा, ये कर्व किसका होता है, किसी को याद है ये कर्व कैसा होता है? e टू द पावर x। e टू द पावर x का कर्व ही है। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी मिल जाएगा, सॉरी मतलब एसिम्प्टोट जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी मिल जाएगा, इधर भी एसिम्प्टोट मिलेगा और इधर भी एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। बाकी का आंसर आया नहीं मुझे अभी तक, बताओ क्या आया है आंसर इसका? यस मैम, मैंने बताया तो आपको। हाँ एक आपने बताया, और किसी? यस मैम वही आया। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं इस पे बेस्ड कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम।
जो प्रूवमेंट से रिलेटेड होगा। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पे। तो एक question देखा ही नहीं। उसमें से आपने सीन किया था मैम। बहुत सारा ऐसा नंबर है जो मुझे पता ही नहीं है किसका। ठीक है। Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, our syllabus is too long, ma'am. Like it's around 3 months, and we अच्छा, are. अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत विषय वगैरह करके ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेंगे। जो इसे We have integral calculus also, ma'am. Then आप इसके बाद vector. इंटीग्रल, क्योंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारा टॉपिक एक बार कवर हो जाएगा ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये आपका डेरिवेटिव वाला जो पर्सन डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दोनों कर लेते हैं, फिर इंटीग्रल वगैरह देखेंगे। And ma'am, mechanics is like around. I think, ma'am, it's too tough, ma'am. Because all the topics are related to physics, ma'am. Most of the topics. Physics is directly related to mathematics. Do you know or not? Yes, ma'am. Concept like, ma'am, while deriving the formula and theorems, we take the help of mathematics, ma'am. That all is mathematics. Physics it is what you are talking about, that mechanics, that is applied mathematics. बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो क्वेश्चन को उतना ज्यादा कवर करने की उसका कुछ सेलेक्टेड पोर्शन कवर करिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सेलेक्टेड पोर्शन कवर करिए। I mean, the exam, ma'am, we have to just like solve one question at least from each group, and one group is from circular motion in a like the motion mechanics part, ma'am. So from that portion also we have to solve one question. तो वही चीज है, बहुत ब्रॉड स्टडी हम उसमें नहीं करेंगे। Yes, ma'am. Exam oriented, ma'am. हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड कवर करेंगे। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको टैकल करने का फिर वही तरीका है, और बाकी सारा में अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन रहेगा दूसरे कवर को क्वेश्चन को ऑप्ट करने का। ठीक है, तो वो करने के लिए हम कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा यूज आपका इसके हेल्प मैकेनिक्स का वैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको बाद में कवर करते हैं। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट डे करते हैं। Thank you, ma'am. ओके देन।